इस वीडियो में है कक्षा 10वीं का विषय गणित से पाठ 1 जिसका नाम है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याओं का ये भाग 2 है। इस भाग में हम करेंगे एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में कुल 5 प्रश्न है। पांचों के 5 प्रश्नों को इसी वीडियो में सोल्व करेंगे। इसके अलावा पाठ 1 वास्तविक संख्याओं के जो भी अन्य भाग हैं इन सभी के लिंक आपको मिल जाएंगे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। सो एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पेज से। एक्सरसाइज 1.1 में सबसे पहला क्वेश्चन हमारे सामने आता है, निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कीजिए। जो भी हमें यहाँ पर ये संख्याएं दी गई हैं इनका हमें एचसीएफ ज्ञात करना है, एचसीएफ निकालना है। और कैसे निकालना है? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग करते हुए। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है इसको मैंने भाग 1 परिचय में आपको बताया था। उसी का यूज करते हुए यहाँ पर हम इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करेंगे। ये हमारे क्वेश्चन नंबर 1 का पहला भाग है। इसमें हमें दो संख्याएं दी गई हैं 135 और 225। जो हमारी बड़ी वाली संख्या होती है, परिचय में मैंने आपको बताया था, बड़ी वाली संख्या को मान लेते हैं a, तो बड़ी वाली संख्या बराबर में हो जाएगा 225। ठीक है। और जो हमारी छोटी वाली संख्या होती है 135 से छोटी संख्या, इसको मान लेते हैं हम b बराबर में 135। जो हमारी बड़ी वाली संख्या है इसको हमें किस प्रकार से लिखना है? a बराबर में b गुना में q और जमा में r। यही होता है गाइज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, यानी यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। जो हमारी बड़ी वाली संख्या है हम इसको इस रूप में लिखेंगे। और इस रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा? सबसे पहले हमारी बड़ी वाली संख्या लिखो भैया, 2 2 5। इसको हम भाग कर देंगे छोटी वाली संख्या से। छोटी वाली संख्या यहाँ पर है हमारी 135, तो मैं इसे भाग करता हूँ। ये मैंने लिखा 135। 135 को 1 तक लेके जाएंगे तो आएगा यहाँ पर 135। घटाऊंगा मैं 225 में से 135 को तो आ जाएगा 90। हम यहाँ पर ये हमारी जो संख्या है 225, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? यहाँ पर मैंने लिखा 2 2 5 बराबर में b। b हमारी वो संख्या होती है जिससे हम भाग करते हैं। यहाँ पर हमारा आ जाएगा 135 गुना में q। q यहाँ पर हमारा होगा ये वाली, यहाँ पर जो संख्या होगी उसे हम q कहेंगे। ये आ जाएगा हमारा 1 और जमा में r यानी कि शेषफल। r शेषफल कितना है हमारा? 90। तो यहाँ पर आ जाएगा 90। अब फिर से हम क्या करेंगे? जो हमारा 90 है इसके आगे हम इस तरह से लगाएंगे। और जिससे हमने पहले भाग किया था, यहाँ पर क्या था हमारा? 135। 135 को यहाँ पर पहुँचा देंगे अंदर। 135 यहाँ पर अंदर आ गया। 90 से इसे भाग कर देंगे। 90 के पहाड़े को 1 तक लेके जाएंगे तो आ जाएगा यहाँ पर 90। 135 में से 90 को घटाएंगे तो आ जाएगा 45। अब हम जो हमारी ये वाली संख्या है 135, इसको किस प्रकार से लिख सकते हैं? ये आ जाएगा हमारा 135 बराबर में 90 गुना में 1। 90 को 1 से गुना किया और शेषफल बचा हमारा 45। तो यहाँ पर लिखता हूँ मैं 90 गुना में 1 जमा में शेषफल 45। बिल्कुल इसी प्रकार से आगे जाएंगे हम, इसमें आगे हल करेंगे। 45 के आगे इस तरह से बना लेते हैं। यहाँ पर अब हमारी कौन सी संख्या आएगी अंदर? हमने 135 को 90 से भाग किया है तो 90 यहाँ पर अंदर आ जाएगा। अंदर 90 लिखेंगे। अब 45 से 90 को भाग करेंगे तो 45 के पहाड़े में 90 कितने पे आता है? 2 पर। 45 को पहाड़े को 2 तक लेके जाएंगे तो आ जाएगा 45 दूनी 90। 90 में से 90 को घटाएंगे तो शेषफल में आ जाएगा 0। 90 को मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? यहाँ पर मैं लिखता हूँ 90 बराबर में 45 को मैंने 2 से गुना किया और शेषफल में हमारा क्या बचा? यहाँ पर 0। ये आ गया हमारा 0। अब आपको मैंने परिचय में बताया था कि जब शेषफल में 0 बचे उस समय जिस संख्या से हम भाग देंगे वही होता है एचसीएफ। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ एचसीएफ। हमारी जो भी संख्याएं हैं उसे लिखेंगे ब्रैकेट में। 135 और 225, इन दोनों संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा? 45। और क्यों होगा? क्योंकि इससे भाग देने पर शेषफल में 0 आ गया। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा ये उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट में भी हमें यहाँ पर दो संख्याएं दी हैं, इनका भी एचसीएफ ज्ञात करना है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम से। जैसे हमने फर्स्ट पार्ट को सोल्व किया था बिल्कुल उसी तरह से इस वाले पार्ट को सोल्व करेंगे। इसमें हमें दो संख्याएं हैं 196 और 38220। बड़ी संख्या हमारी ये है तो ये हो जाएगी a बराबर में 38,220 और b बराबर हमारी संख्या हो जाएगी 196।
अब जो हमारी बड़ी संख्या है इसको हम किस प्रकार से लिखेंगे, a बराबर में b गुना में q जमा में r। यही होता है हमारा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो क्या करना होगा इस प्रकार से लिखने के लिए, जो हमारी बड़ी वाली संख्या है इसको अंदर लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा 38,220 और इसको छोटी संख्या यानी कि 196 से भाग कर देंगे। इसको बिना कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हुए हल करते हैं। 196 के पहाड़े में 1 पर आएगा 196, घटाएंगे 382 में से 196 को, 2 में से 6 को नहीं घटाया जा सकता है तो यहाँ से हासिल ले लेंगे, 8 में से 1 हासिल लेने पर ये हो जाएगा 12, 12 में से 6 को घटाएंगे तो यहाँ पर बचेगा 6। अब बिल्कुल आसान कर लेते हैं, यहाँ पर 7 बचेगा, ये हो जाएगा 37, 37 में से 19 को घटाएंगे तो बच जाएगा यहाँ पर 18। अब जो ऊपर हमारी ये संख्या है 2, इसको नीचे ले आते हैं, 2 यहाँ पर लेके आएंगे। अब 196 को कहाँ तक लेके जाएं, देखो 196 को 10 से गुना करने पर 1960 आ जाएगा, यानी इसे 9 से गुना करके देखते हैं। 9 से गुना करने पर आएगा यहाँ पर 1764। अब ऊपर वाली संख्या से नीचे वाली संख्या को घटाएंगे तो शेषफल में यहाँ पर आ जाएगा 98। घटाना बिल्कुल आसान है, आप यहाँ पर अंतर देख सकते हो, 862 और 764, इनमें अंतर कितना है, 98 का अंतर है तो घटाने पर 98 आ गया। अब ये 0 बचती है हमारी, इस 0 को यहाँ पर ले आएंगे नीचे, 0 आ गई। अब 196 के पहाड़े को कहाँ तक लेके जाएं कि 980 हमारा आ जाए। अगर मैं 196 को 5 से गुना करता हूँ तो हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है 980। तो 196 को 5 से गुना किया, आ गया 980। 980 में से 980 को घटाया तो शेष में 0 बचेगा, कुछ भी नहीं आएगा, 0 हमारी वैल्यू हो जाएगी। अब जो हमारी 38,220 है इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पर मैं लिखता हूँ 38,220 बराबर में b हमारी वो संख्या होती है जिससे हम भाग करते हैं, यानी कि 196, ये आ गया हमारा गाइस 196 गुना में q हमारा ये होता है, q कितना आया हमारा 195, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 195 जमा में r, शेषफल कितना है 0, ये शेषफल हमारा आ गया। अब HCF क्या होगा, जो हमारी ये दोनों संख्याएं हैं 196 और जो हमारा 38,220, इनका HCF क्या होगा। मैंने आपको बताया कि जब हमारा शेषफल 0 हो जाए उस समय हम जिस संख्या से भाग करेंगे वही हमारा HCF होगा, यानी इन दोनों संख्याओं का HCF क्या हो जाएगा 196। यही हो जाएगा हमारा इस वाले पार्ट का उत्तर। अब क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड पार्ट, जिसमें हमें यहाँ पर ये दो संख्याएं दी गई हैं, इनमें बड़ी वाली संख्या हो जाएगी a और छोटी वाली संख्या हो जाएगी b। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करेंगे, जो होता है a बराबर में b गुना में q जमा में r। इस प्रकार से हम इन संख्याओं को लिखेंगे। तो हमारी बड़ी संख्या जो है उसको हम भाग करेंगे, हमारी बड़ी संख्या 8 6 7 यानी कि 867, इसको हम भाग करेंगे 255 से। 255 के पहाड़े को मैं 3 तक लेकर जाता हूं तो यह आ जाएगा 765। 867 में से 765 को जब मैं घटाऊंगा, इसको घटाऊंगा तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 102, यानी जो हमारी ये संख्या है 867, इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पर आ जाएगा 867 बराबर में b क्या है हमारा 255, q क्या होगा 3 और शेषफल यानी कि r यहाँ पर है 102। मैं इसे इस तरह से लिख सकता हूँ 255 गुना में q यानी कि 3 और जमा में r यानी कि शेषफल 102। ये हो गया हमारा स्टेप 1। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, जो हमारे ये 255 है इसको यहाँ पर अंदर लिख दिया जाएगा। जो हमारा 255 है इसको मैं यहाँ पर लेकर आ जाता हूँ, यह आ गया 255। इसे हल करने के लिए 102 के पहाड़े को 2 तक लेकर जाऊंगा, 102 को 2 से गुना करने पर आ जाएगा 204। 255 में से 204 को मैं घटाऊंगा तो हमें मिलेगा 51, यानी हमारी जो ये संख्या है 255, इसे मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, 255 बराबर में 102 गुना में 2 और जमा में शेषफल कितना बचता है हमारा 51। ठीक है, बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर हमने 102 से भाग किया है। अब इस 102 को हम अंदर लिखेंगे, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 102
2। 51 के पहाड़े में क्या 102 आता है? 51 को अगर मैं 2 से गुना करूं तो आ जाएगा 102। 102 में से 102 को घटाएंगे तो शेषफल में आ जाएगा 0। जो हमारी ये संख्या है 102, इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? यहाँ पर आया 102 बराबर में क्या लिखेंगे हम? 51 गुना में 2 बराबर में, सॉरी बराबर नहीं, जमा में 0। जिस स्टेप में हमारा r यानी कि शेषफल 0 हो जाए उस समय हम जिस भी संख्या से भाग करेंगे वही होता है हमारा HCF। यानी यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ HCF, जो हमारी दो संख्याएं हैं 8, 6, 7 और 255, इनका HCF क्या हो जाएगा? 51। और यही हो जाएगा हमारा उत्तर। इस तीसरे भाग के साथ क्वेश्चन नंबर 1 हो जाता है कंप्लीट। अब क्वेश्चन नंबर 2 को करते हैं नेक्स्ट पेज पर। क्वेश्चन नंबर 2 इसमें दिया है, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q जमा 1, 6q जमा 3 या 6q जमा 5 के रूप का होता है जहां q कोई पूर्णांक है। हमें यह दिखाना है कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक वो 6q जमा 1, 6q जमा 3 या फिर 6q जमा 5 इन रूप में होता है और q हमारा कोई पूर्णांक है। तो इसका हल शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहले मान लेंगे कि a हमारा कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है और मान लेंगे b बराबर 6। b बराबर 6 कहाँ से आया? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम में आपने पढ़ा है कि b और q एक दूसरे के साथ गुणा में होते हैं। यानी q के साथ यहाँ पर आप देखोगे q के साथ यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर भी 6 है और यहाँ पर भी 6 है, तो b बराबर हम 6 इसमें रख सकते हैं। आसान भाषा में कहा जाए तो q के साथ जो भी गुणा में होगा उसे हम b मान लेंगे। ये मानने के बाद अब अप्लाई करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम। तो यहां पर लिख दिया। अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम होता क्या है? a बराबर में बी क्यू जमा में r। r की संभावित वैल्यूज क्या क्या हो सकती हैं? मैंने आपको बताया था इंट्रोडक्शन पार्ट में, r हमारा क्या हो सकता है? या तो 0 के बराबर हो सकता है या 0 से बड़ा हो सकता है। ये होगा हमारा r 0 के बराबर या फिर 0 से बड़ा। और हमारा r हमेशा b से छोटा होता है। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं ये छोटा है b से। तो r की संभावित वैल्यू क्या क्या हो सकती है? r बराबर हमारा 0 तो देखो कन्फर्म है, होगा ही, 0 के बराबर होगा तो यहां पर आ जाएगा 0। और हमारा b से छोटा होगा, b से छोटा यानी कि 6, b का मान 6 है तो b से छोटा क्या क्या होता है? 1 से लेके 5 तक सभी संख्याएं जो हैं वो 6 से छोटी हो सकती हैं। तो r का मान हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5 हो सकता है। अब r बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5 इनको अलग अलग हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम इस रूप में लिख देंगे। अगर हमारा r बराबर 0 है तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार क्या बनेगा? यहां पर मैं लिख देता हूं a बराबर में b क्यू है, यहां पर b और q है, b का मान हमें 6 रखना है। ठीक है, तो a बराबर में यहां पर आ जाएगा 6q जमा में r का मान हमने कितना रखा है यहाँ पर? 0, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। बिल्कुल इसी प्रकार से r बराबर अगर 1 होगा तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम के अनुसार क्या होगा? a बराबर में 6q जमा में 1। बिल्कुल इसी तरह से r बराबर 2 होने पर a बराबर में 6q जमा में हो जाएगा 2। बिल्कुल इसी प्रकार से r बराबर 3 अगर होगा तो a बराबर में हो जाएगा 6q जमा में 3। इसी प्रकार से r बराबर अगर 4 होगा तो ये हो जाएगा a बराबर में 6q जमा में 4। और इसी प्रकार से आगे यहाँ पर होगा जब हमारा r बराबर में 5 है तो ये हो जाएगा a बराबर में 6q जमा में 5। r यानी कि शेषफल के अलग अलग मान के लिए हमने यहाँ पर अलग अलग इक्वेशन लिख ली। अब हमें ये देखना है इनमें से कौन सी सम होंगी और कौन सी विषम होंगी। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ सम हमारी कौन कौन सी होंगी? जिनके आखिरी में 0, 2, 4 आता है, क्योंकि हमारे b का मान 6 है। 6q का हमारा कोई भी मान हो, q का मान अगर 1 होगा तो 6 गुना में 1 6 निकल के आएगा। q का मान अगर 2 होगा तो 6 गुना में 2 यानी कि 12 आएगा। 12 भी हमारा क्या होता है? सम संख्या होती है। सम संख्या में अगर हम 0 ऐड करें, 0 जोड़ें तो वो हमारी सम संख्या ही रहेगी। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर भी हमारी ये सम संख्या है, इसमें 2 जोड़ने पर
सम संख्या ही रहेगी। मान लो 6 है यहाँ पर, क्यू का कोई भी मान ले लो, 6 को क्यू का मान ले लो 3, 6 को 3 से गुना करेंगे 18, 18 में 2 जोड़ने पर आएगा 20, जो कि हमारी एक सम संख्या होगी। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्यू का कोई भी मान ले लो आप, 6 को हम मान लो क्यू बराबर 5 है, 6 को 5 से गुना करेंगे हो जाएगा 30, 30 में 4 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 34, जो कि एक सम संख्या है। तो हमारी कौन कौन सी सम संख्याएं होंगी? ये वाली सम हो जाएगी, ये वाली सम हो जाएगी और ये वाली सम हो जाएगी। इसको यहाँ पर लिख देते हैं, 6q जमा में 0, इसके बाद यहाँ पर 6q जमा में 2 और इसके बाद 6q जमा में 4। ये सभी सम संख्याएं होंगी। और जो हमारी विषम है वो किस प्रकार से होंगी? यहाँ पर मैं लिखता हूँ विषम। ये कौन सी होंगी? जो भी हमारी बची हैं वो विषम हो जाएंगी। यहाँ पर देखो, 6 को मान लो हम किसी से भी गुना करें, क्यू का हम कोई भी मान ले लेते हैं, क्यू का मान ले लेते हैं 1, 6 को मैं 1 से गुना करूंगा, 6 कम 6 जमा में 1 करूंगा तो हो जाएगा 7, जो कि एक विषम संख्या है। बिल्कुल इसी प्रकार से यहाँ पर है 6q, क्यू का मान लो 2 है, क्यू बराबर 2 है तो 6 को 2 से गुना करूंगा, 6 दूनी 12 और 3 हो जाएगा 15। इसी प्रकार से यहाँ पर भी क्यू हमारा कुछ भी मान लो 7 है, क्यू बराबर 7 है तो 6 को 7 से गुना करूंगा, 6 सते 42 जमा में 5 करूंगा तो हो जाएगा 47, जो कि एक विषम संख्या है। तो विषम हमारा जो भी हमारी ये धनात्मक विषम पूर्णांक है a, ये किस किस रूप में हो सकता है? विषम वाला 6q जमा में 1, 6q जमा में 3 और 6q जमा में 5 के रूप का। हमें यही दर्शाना था कि जो विषम है वो किस रूप में होगा? 6q जमा 1, 6q जमा 3 और 6q जमा 5 के रूप का हो सकता है। अगर क्वेश्चन में हमें ये पूछ लिया जाता कि सम किस रूप का होता है तो हमारा उत्तर ये हो जाता। हमसे विषम पूछा गया है तो हमारा उत्तर ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 का ये हो गया आंसर। अब इससे आगे वाले प्रश्न को देखते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब है क्वेश्चन नंबर 3। इसमें दिया है किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं? एक परेड होनी है जिसमें सेना की टुकड़ी के 616 सदस्यों को मार्च करना है एक आर्मी बैंड के 32 सदस्यों के पीछे। दोनों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। हमें पता लगाना है कि स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या हो सकती है जिसमें वे मार्च करेंगे। तो स्तंभों की अधिकतम संख्या ज्ञात करने के लिए 616 और 32 इन दोनों संख्याओं का ज्ञात करना होगा हमें HCF। और HCF हम ज्ञात करेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का यूज करके। सो हल शुरू होता है यहां से। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम क्या होता है? A बराबर में BQ जमा में R। हमारे पास दो संख्याएं हैं 616 और 32। बड़ी वाली संख्या हमारी हमेशा होती है A, तो A बराबर में आ जाएगा 616 और B बराबर में हमारी छोटी संख्या आ जाएगी 32। जो हमारी बड़ी संख्या A यानी कि 616 है, हम इसको इस रूप में लिखेंगे A बराबर BQ जमा में R। इस रूप में लिखने के लिए क्या करना होगा? भाग देना होगा बड़ी वाली संख्या 616 आएगा यहाँ पर। 616 को छोटी वाली संख्या 32 से, 32 को 1 से गुना करूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 32। इस 61 में से 32 को घटाने पर यहाँ आ जाएगा 29। अब ये 6 नीचे लेकर आ जाएंगे, यहाँ पर ये आ गया 6। अब 32 को किससे गुना करें कि 296 या 296 के बिल्कुल करीब पहुंच जाएं। मैं गुना करता हूं 32 को 9 से। 32 को 9 से गुना करने पर आ जाएगा 288। 296 में से 288 को हम घटाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 8। शेषफल में 8 आ गया। जो हमारा ये 616 है इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ? यहाँ पर मैं लिखता हूँ 616 यानी कि 616 बराबर में B का मान हमारा 32, Q का मान हमारा 19 और शेषफल यानी कि R ये हो जाएगा हमारा 8। तो यहाँ पर आएगा हमारा B यानी कि 32 गुना में Q। B के साथ यहाँ पर गुना में क्या है? ये है Q, तो इस Q की जगह पर आ जाएगा ये 19 और जमा में शेषफल R यानी कि 8। अब इसको आगे हल करेंगे, इस भाग को आगे जारी रखेंगे हम। 8 के यहाँ पर इस प्रकार से मैं बनाता हूँ। हमने यहाँ पर पहले 32 लिखा है, इस 32 को हम इसके अंदर रख देंगे। अब
यहाँ पर अंदर आ जाएगा 32। 8 के पहाड़े में 32 आता है। 8 को अगर मैं 4 से गुना करूँ तो आ जाएगा 32। 32 में से 32 को घटाएंगे तो आ जाएगा 0 यानी कि 0। यानी जो हमारा ये 32 है इसको मैं किस प्रकार से लिख सकता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ 32 बराबर में यहाँ पर हमारा b क्या होगा, b हो जाएगा 8, q हो जाएगा 4 और r हो जाएगा 0। तो यहाँ पर आ जाएगा 8 गुना में 4 और जमा में शेषफल यानी कि 0। जब भी हमारा शेषफल 0 हो जाए उस समय हम जिस संख्या से भाग करते हैं वही होता है HCF, यानी कि 616 और 32 इन दोनों संख्याओं का HCF क्या होगा, यहाँ पर मैं लिखता हूँ HCF। हमारी दोनों संख्याएं 616 और 32 इन दोनों का HCF क्या होगा 8। और क्यों होगा, क्योंकि इससे भाग देने पर शेषफल में 0 आ गया तो 8 ही हमारा इन दोनों संख्याओं का HCF हो जाएगा। यानी स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें आर्मी वाले मार्च कर सकते हैं, 8 यहाँ पर लिख देंगे। स्तंभों की अधिकतम संख्या हो जाएगी 8 और यही हो जाएगा हमारा इस प्रश्न का उत्तर। अब इससे अगले वाले क्वेश्चन के लिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब है गाइस क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें यहाँ पर दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m जमा 1 के रूप का होता है। कोई भी हमें एक धनात्मक पूर्णांक दिया गया है, अगर हम उसका वर्ग करें, वर्ग का मतलब होता है घात 2, वर्ग करें तो वो हमें 3m या फिर 3m जमा 1 के रूप में मिलेगा। ये हमें दर्शाना है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का उपयोग करके। सो बिल्कुल आसान सा है, इसका हल शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहले जो भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है इसको मान लेंगे। माना a हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है और में हमें क्या करना है, a हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया और b बराबर में मान लेंगे हम जो भी हमारी m के साथ वैल्यू दी गई है। देखो यहाँ पर m के साथ गुणा में है 3 और यहाँ पर भी m के साथ गुणा में है 3, तो b का मान हम 3 रख लेंगे। b बराबर हो जाएगा हमारा 3। अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या कहती है, a बराबर में BQ जमा में R, ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है। इसमें R का मान क्या होगा हमें पता लगाना होगा। R का मान क्या क्या हो सकता है, R के मान के लिए कंडीशन क्या होती है, बिल्कुल आसान सी कंडीशन होगी, R 0 के बराबर होगा और 0 से बड़ा होगा, सिंपल सी कंडीशन है, और B से छोटा होगा। इस कंडीशन के अनुसार R के क्या क्या मान हो सकते हैं। सबसे पहला मान तो हो जाएगा 0, R 0 के बराबर हो सकता है, यहाँ से हम क्लियर कंक्लूजन निकाल सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं। और B से छोटा होगा, B का मान अगर 3 है तो R 3 से छोटा क्या क्या होता है, 1 होगा और 2 होगा। तो R का मान हमारा 0 हो सकता है, 1 हो सकता है और 2 हो सकता है। R के हमारे 3 संभावित मान यहाँ पर हमने लिख दिए हैं। अब R की हर एक वैल्यू के लिए हम अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे। सबसे पहली कंडीशन होगी, हमारा सबसे पहला केस होगा जब हमारा R का मान 0 है। R का मान 0 होगा तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन बनाने का मतलब है जो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है इसमें वैल्यू पुट करना। R की वैल्यू पुट करनी है और हमें B की वैल्यू पुट करनी है। B की वैल्यू हर जगह पर 3 करनी है और R की वैल्यू कंडीशन को देखते हुए, हमारे फर्स्ट केस में R की वैल्यू 0 है तो हम 0 पुट करेंगे। तो बिल्कुल आसान है, इक्वेशन क्या बनेगी हमारी, जब R हमारा 0 है, A बराबर में BQ, इस B की जगह पर हम रखेंगे B का मान 3, लिख देता हूँ यहाँ पर B की जगह आ जाएगा 3। Q का मान हमें पता नहीं है तो इस Q की जगह पर Q हमारा एज इट इज़ आ जाएगा, Q की जगह पर Q ही रख देंगे और जमा में R, और इस वाले R की जगह पर R का मान 0 रख देंगे। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा 0। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड केस बनेगा हमारा, यहाँ पर लिखता हूँ सेकंड केस। सेकंड केस में R का मान रख लेते हैं हम 1, 0 के लिए हमने लिख दिया, यहाँ पर 0 के लिए इक्वेशन बना दी। अब R का मान 1 होगा तो इक्वेशन क्या बनेगी, बिल्कुल आसान है, A बराबर में BQ, या B का मान हमारा 3, Q हमारा ऐसा का ऐसा, जमा का निशान लगाएंगे, जमा के निशान के बाद यहाँ पर है R, इस R का मान अब हम क्या रखेंगे, यहाँ पर है R का मान 1 तो जमा में आ जाएगा 1। ये हमारी सेकंड कंडीशन हो गई। अब थर्ड कंडीशन देखते हैं। थर्ड कंडीशन में हम R का मान रखेंगे 2,
यानी कि 2, आर बराबर में 2 है तो हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, ए बराबर में 3Q जमा में आर यानी कि 2। आर का मान यहाँ पर 2 है तो हमने यहाँ पर 2 रख दिया। अब इन तीनों कंडीशन का हम वर्ग करेंगे। हमें क्या बोला गया है, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करने पर। वर्ग क्या होता है, स्क्वायर करना। स्क्वायर यानी कि घात 2 लगाना। ठीक है, यहाँ पर मैं a का स्क्वायर करूँगा, a का मैंने घात 2 लगाई, यहाँ पर ये मैंने वर्ग किया, घात 2 लगाई। अगर a पे मैंने वर्ग लगाया तो इसका जो मान है इस पे भी वर्ग लगेगा। बिल्कुल आसान सी बात है। तो यहाँ पर ऐसे ब्रैकेट लगा के इसका वर्ग कर देता हूँ। सबसे पहले हम फर्स्ट केस को ही सोल्व करते हैं, पहले इस वाले पार्ट को सोल्व करते हैं, उसके बाद सेकंड और थर्ड केस को देखेंगे। थोड़ा सा इसे ऊपर करता हूँ। यहाँ पर बिल्कुल आसान हमारे लिए होगा, ए स्क्वायर हमारा ए पे ए की घात 2 या फिर कह सकते हैं ए का वर्ग हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, बराबर का निशान लगाएंगे। यहाँ पर है 3Q जमा में 0। 3Q में 0 जोड़ने पर क्या होगा, कोई अंतर नहीं आएगा, उतना ही रहेगा। तो ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा यहाँ पर 3Q और इसका वर्ग ऐसा का ऐसा। आगे सोल्व करते हैं, ए स्क्वायर बराबर में 3Q, जो वर्ग है उसे हम कहते हैं स्क्वायर। यहाँ पर मैं 3Q नहीं लिखूंगा, इसे हल करना है। 3 का वर्ग करेंगे, 3 का वर्ग करने का मतलब होगा 3 को 3 से गुना कर देना। 3 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 9। इसके बाद इसका Q का भी यहाँ पर वर्ग हमें करना पड़ेगा। Q का वर्ग कितना होगा, Q के लगा देंगे हम स्क्वायर, यानी कि Q की घात 2 लग जाएगी। आगे इसे सोल्व करेंगे तो 9 में से हम क्या कॉमन ले सकते हैं। देखो क्वेश्चन की तरफ ध्यान से देखो, क्वेश्चन में हमें क्या चाहिए है, 3 हमें चाहिए है। 9 से हम 3 उभयनिष्ठ ले सकते हैं। इस 9 से हम 3 कॉमन ले सकते हैं, यानी उभयनिष्ठ ले सकते हैं। 3 मैं कॉमन ले लूँगा तो मेरे पास बचेगा क्या, ब्रैकेट लगाता हूँ। देखो इस 9 में से मैंने 3 कॉमन ले लिया, उभयनिष्ठ रख लिया, तो 3 के पहाड़े में 9 कब आता है, 3 बार में। यहाँ पर आ जाएगा 3, एक सेकेंड गाइज, यहाँ पर आ जाएगा 3 और इसके बाद जो हमारा ये Q की घात 2, ये ऐसा का ऐसा आ जाएगा। ये लिख दिया मैंने Q की घात 2, ब्रैकेट कर दिया बंद, बराबर का निशान लगाऊंगा। यहाँ पर 3 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। जो ब्रैकेट के अंदर हमारा 3Q की घात 2 है, इसको मैं मान लूँगा M। ठीक है, इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर मैं लिख दूंगा M। ये लिख दिया मैंने M। हमने क्या दर्शाना था कि हमारा कोई भी धनात्मक पूर्णांक है, अगर हम उसका वर्ग करें तो वो 3M के रूप का होगा या फिर 3M जमा 1 के रूप का होगा। यहाँ पर 3M तो आ गया, 3M जमा 1 भी हमें चाहिए है। तो उसके लिए हम सेकंड कंडीशन को सोल्व करेंगे। इसको नीचे सोल्व करूँगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ। सेकंड कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या है, सेकंड केस, इसमें हमारी इक्वेशन है A बराबर में 3Q जमा में 1। वर्ग करते हैं, वर्ग यानी कि घात लगाएंगे 2। अगर A पे लगाया है तो इसकी वैल्यू पर भी लगेगी घात 2। यहाँ पर बिल्कुल आसान हम फॉर्मूला लगा सकते हैं, A जमा B इसका वर्ग। इसका फॉर्मूला क्या होता है, A का वर्ग जमा में 2AB, उसके बाद जमा में B का वर्ग। आसान सा फॉर्मूला है, कक्षा 9वीं में आपने इसे पढ़ा है। तो इसी फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे यहाँ पर। ये बिल्कुल इसी रूप में है, A जमा B और इसका वर्ग। इसको इस रूप में लिख देंगे, A इस एक्सपेंडेड वाले रूप में लिख देंगे, इस वाले रूप में। तो हमारी वैल्यू क्या आएगी भैया, ये आ गया हमारा 3Q, इसका वर्ग करेंगे, जमा का निशान लगाएंगे, 2 आ जाएगा। फॉर्मूले में वैल्यू पुट करना आसान है, कक्षा 9वीं में आपने ये सारी चीज़ें सीखी हैं। तो 2 आ जाएगा। 2 के बाद यहाँ पर क्या है, AB, A यानी कि 3Q और B यानी कि 1, ये आ जाएगा। उसके बाद फिर से जमा का निशान लगाएंगे। आखिरी में यहाँ पर है B का वर्ग। B का मान कितना है, 3Q हमारा ये A है और ये है जमा के बाद B, यानी कि 1 का यहाँ पर करेंगे वर्ग। अब इसे हल कर लेंगे। आसान क्या है हमारे लिए, 3Q इसका वर्ग है तो 3 का वर्ग हो जाएगा 9, Q का वर्ग हमारा Q वर्ग ही रहेगा। जमा में इसे हल करेंगे। देखो आसान है, सबसे पहले संख्याओं को गुना कर लो। 2 को 3 से गुना करूँगा हो जाएगा 6, 6 को 1 से गुना करूँगा तो भी ये 6 ही रहेगा, 6 आ जाएगा। बचेगा यहाँ पर क्या, ये वाला Q बचेगा, इसको ऐसा का ऐसा यहाँ पर लिख देंगे, जमा का निशान लगाएंगे। यहाँ पर है 1 का वर्ग, 1 को 1 से ही गुना करेंगे तो हमारा 1 ही आएगा। अब देखो
स्टार्टिंग में हमारी जो ये वैल्यू हैं, ये वाली जो दो टर्म हैं, इनमें से हम तीन कॉमन ले सकते हैं, तीन उभयनिष्ठ रख सकते हैं। तीन उभयनिष्ठ ले लेते हैं, इनमें से तीन मैंने उभयनिष्ठ लिया, ब्रैकेट लगाते हैं, ब्रैकेट के अंदर बचेगा क्या, 9 में से मैंने तीन उभयनिष्ठ लिया तो बचेगा क्या, 3 के पहाड़े में 9 कितने पे आता है, 3 पर। और क्यू का वर्ग हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, जमा का निशान लगाऊंगा। यहाँ पर है 6Q, इसमें से मैंने तीन उभयनिष्ठ ले लिया, यानी 3 के पहाड़े में 6 कब आता है, 2 पर, और क्यू हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा, ब्रैकेट लगा देंगे। बचा क्या हमारा, जमा का 1, इसको यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिख देता हूँ, यह आ गया हमारा जमा का 1, बराबर का निशान लगाएंगे, 3 आ जाएगा। जो भी हमारा यहाँ पर ब्रैकेट के अंदर है इसको हम मान लेंगे m। अब आप कहोगे कि m होता क्या है, इसे भी बताता हूँ। ये आ जाएगा हमारा m, पूरे ब्रैकेट की जगह पर लिख दिया मैंने, इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर मैंने m लिख दिया। इसके बाद बचा क्या, जमा का 1, इसको यहाँ पर ऐसा का ऐसा लिख दूंगा, 3m जमा 1 आ गया हमारा। जो भी हमारा ये m है, चाहे यहाँ पर हमने रखा है m, चाहे यहाँ पर हमने m रखा है इस वाली वैल्यू की जगह पर, इस m को हम कहेंगे धनात्मक पूर्णांक। ये हमारा कोई भी धनात्मक पूर्णांक हो सकता है। देखो 3Q का वर्ग ये हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, तो इसकी जगह पर हम m रख सकते हैं। बिल्कुल इसी प्रकार से 3Q का वर्ग जमा में 2Q, ये भी हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, इसकी जगह पर हम m रख सकते हैं। इसमें कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, ये फर्स्ट वाले केस में हमारा m बराबर में आएगा 3Q का वर्ग, जो कि क्या है, एक पूर्णांक है। ये हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है, जमा वाला पूर्णांक है। बिल्कुल इसी प्रकार से सेकंड वाले केस में यहाँ पर m बराबर में मैं लिख देता हूँ गाइज 3Q का वर्ग जमा में 2Q, ये भी हमारा क्या है, एक पूर्णांक है, ये भी हमारा एक धनात्मक पूर्णांक है। अभी हमें देखो हमारा 3m आ गया और 3m जमा 1 आ गया, लेकिन अभी भी हमें थर्ड केस को सोल्व करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि भैया 3m और 3m जमा 1 के अलावा तो हमारा कोई उत्तर नहीं आ रहा है। तो तीसरे केस में हमें इक्वेशन दी है a बराबर में 3Q जमा 2, इसको यहाँ पर लिख लेता हूँ और हल करता हूँ। ये लिखता हूँ गाइज मैं थर्ड केस। यहाँ पर हमें इक्वेशन क्या दी थी, a बराबर में 3Q जमा में 2, आई थिंक यही थी ना। हाँ, यहाँ पर देखो 3Q जमा में 2, ये थर्ड केस है हमारा। इसका भी हम क्या करेंगे, वर्ग करता हूँ। यहाँ पर मैं a का वर्ग करूँगा तो इसकी वैल्यू का भी हो जाएगा वर्ग। इस पे भी हम यही फॉर्मूला लगाएंगे, a जमा में b, इसका वर्ग करने पर फॉर्मूला क्या बनता है, a का वर्ग जमा में 2ab और जमा में b का वर्ग। इसको हम हल करते हैं तो बिल्कुल आसान है, फॉर्मूला लगाना आपको आता ही होगा। आसान सा क्या होगा हमारा, यह आ जाएगा 3Q, इस पर वर्ग लगाएंगे जमा में 2a यानी कि 3Q, 2ab है ना यहाँ पर फॉर्मूले में 2ab, तो b का मान यहाँ पर कितना है, 2, यहाँ पर लिख दूंगा 2, फिर जमा का निशान लगाऊंगा। आखिरी में फॉर्मूले के क्या है, b का वर्ग, b का मान यहाँ पर 2 है तो 2 का यहाँ पर कर देंगे वर्ग। फिर से बराबर का निशान लगाऊंगा, हल करेंगे। 3Q का वर्ग, इसे हल करेंगे, 3 को 3 से गुना करूंगा तो आ जाएगा 9 और Q का वर्ग हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। इसके बाद जमा का निशान लगाएंगे। पहले जो हमारी संख्याएं हैं उनको हल कर लेते हैं। 2 को 3 से गुना करूंगा, 2 तिया 6, 6 को 2 से गुना करूंगा तो आ जाएगा 12, यहाँ पर आ जाएगा 12। बचा हमारा यहाँ पर ये वाला Q है, तो Q हमारा ऐसा का ऐसा आ गया। इसके बाद जमा का निशान लगाएंगे। यहाँ पर है 2 का वर्ग, 2 का वर्ग यानी कि 2 को 2 से गुना करना, 2 को 2 से गुना करने पर आ जाएगा 4, सो यहाँ पर आ गया ये 4। आगे इसे हल करेंगे। स्टार्टिंग वाले में जो हमारी यहाँ पर ये चीज़ें दी गई हैं, नहीं अभी कॉमन नहीं लेंगे, स्टार्टिंग वाली चीज़ें अभी मत देखो, अभी कॉमन नहीं लेंगे। हमें यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करना होगा। मैं लिखता हूँ, ध्यान से देखो, 9Q का वर्ग जमा में 12Q जमा में 3 जमा 1। मैंने क्या किया, ध्यान से देखो, जो ये 4 है मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया 3 जमा 1। 3 को 1 में ऐड कर दें, 3 और 1 को अगर हम जोड़ दें तो ये 4 बन जाता है। यहाँ पर ये 4 बन जाता है 3 और 1 जोड़ने पर। तो 4 को मैं इस प्रकार से लिख सकता हूँ 3 जमा में 1, मैंने इसको इस प्रकार से लिख दिया। अब स्टार्टिंग वाली हमारी ये 3 टर्म जो हैं, इनमें देखो 3 कॉमन लिया जा सकता है, 3 उभयनिष्ठ लिया जा सकता है, ले लेते हैं। 3 उभयनिष्ठ लेने पर बचेगा क्या, देखो
9 में से 3 उभयनिष्ठ लिया है, या फिर कह सकते हैं 3 के पहाड़े में 9 आता है 3 पर, क्यू का वर्ग हमारा ऐसा का ऐसा, जमा का निशान लगाएंगे। यहाँ पर है 12 क्यू, 3 के पहाड़े में 12 आता है 4 पर, क्यू हमारा ऐसा का ऐसा। इसके बाद यहाँ पर है 3, तो जमा का 1 आएगा यहाँ पर, 3 के पहाड़े में 3 आता है 1 पर। इसके बाद देखो इस वाले 3 की जगह पर आ जाएगा 1, क्योंकि 3 में से हमने 3 को ही उभयनिष्ठ ले लिया। 3 के पहाड़े में 3 कब आता है? 1 पर, ये आ गया। आखिरी में बचा यहाँ पर जमा का 1, ब्रैकेट बंद करके इसको लिख देंगे, ये आ गया जमा का 1। यहाँ पर हमारा क्या होगा? m बराबर में जो भी ब्रैकेट के अंदर है उसको हम m मान लेंगे। m बराबर में ये तीसरे केस के लिए हमारा m का मान आया है 3q का वर्ग जमा में 4q जमा में 1। ये हमारा क्या है? ये हमारा कोई भी एक पूर्णांक है, धनात्मक पूर्णांक, ठीक है। यहाँ पर आप धनात्मक पूर्णांक भी लिख सकते हो। अब ये हमारा m का मान है, तो इसे हल करना बिल्कुल आसान है। 3 हमारा एज इट इज़ आएगा। जो हमारे ब्रैकेट के अंदर संख्याएं हैं, ये वाली संख्या जो है हमारी, जिसको अंडरलाइन किया गया है, ये हो गया हमारा m, और जमा का 1 हमारा एज इट इज़, ये वाला जमा का 1 हमारा ऐसा का ऐसा आ जाएगा। तो आपने देखा r के 3 अलग अलग मान के लिए हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड केस को जब हल किया तो हमारे मान क्या आए हैं? या तो हमारा 3m आया है या फिर 3m जमा 1 आया है। आप देख सकते हो यहाँ पर फर्स्ट केस को हमने सोल्व किया तो आया 3m, सेकंड केस को सोल्व किया तो आया 3m जमा 1, और यहाँ पर भी थर्ड केस को सोल्व किया तो यहाँ पर भी 3m जमा 1 आ गया। तो आखिरी में यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3m या 3m जमा 1 के रूप का होता है। यही हमें दर्शाना था और यही हमने दर्शा दिया है तीनों केसेस को हल करके। सो क्वेश्चन नंबर 4 हो गया हमारा कंप्लीट। अब नेक्स्ट पेज पर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को। अब है गाइस क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें यहाँ पर दिया है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि धनात्मक पूर्णांक का घन 9m जमा 1 या 9m जमा 8 के रूप का होता है। कोई भी धनात्मक पूर्णांक हमें दिया गया है, अगर हम उसका घन करें, घन यानी कि घात, पावर उसकी 3 लगाएं, तो हमें 9m जमा 1 या 9m जमा 8 के रूप में हमारा उत्तर मिलेगा। ये हमें दर्शाना है और यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का यूज करके, इस्तेमाल करके। तो इसका हल शुरू होता है यहाँ से। सबसे पहले मान लेंगे कि a हमारा कोई धनात्मक पूर्णांक है और b बराबर, b का मान हमें क्या रखना चाहिए? m के साथ गुना में यहाँ पर 9 दिया गया है, यहाँ पर भी 9 दिया गया है और यहाँ पर भी 9 दिया गया है। आप कहोगे b बराबर 9 रख लो, लेकिन 9 रखने पर ये क्वेश्चन बड़ा हो जाएगा। तो b का मान क्या रखा जाए? कोई भी ऐसी संख्या हम रख सकते हैं जिसके पहाड़े में 9 आता है। 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो b बराबर हम 3 यहाँ पर रख सकते हैं। b बराबर हम 3 भी रख सकते हैं और b बराबर हम 9 भी रख सकते हैं। 3 हम इसलिए रख रहे हैं क्योंकि 9 रखने पर क्वेश्चन हमारा बड़ा हो जाएगा। अब एक सीधी सी बात हमें यहाँ पर अप्लाई करनी है यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है? a बराबर में bq जमा में r, और r का हमारा मान क्या होता है? r 0 से बड़ा होता है और 0 के बराबर होता है और b से छोटा होता है। ये कंडीशन अप्लाई होती है r यानी कि शेषफल के लिए। अब r हमारा क्या क्या हो सकता है? मैं यहाँ पर लिखता हूँ r बराबर में r का मान क्या क्या हो सकता है। सबसे पहला तो देखो r 0 के बराबर का होगा तो 0 हो जाएगा। उसके अलावा क्या क्या मान हो सकते हैं? r b से छोटा होता है, b का मान 3 है, तो b से छोटी छोटी कौन सी वैल्यूज बचेंगी? 0 के अलावा हो जाएगा हमारा 1 और हो जाएगा 2। ये r की संभावित वैल्यूज हो सकती हैं। अब इन r की संभावित वैल्यूज के लिए हम इस तरह की एक अलग अलग इक्वेशन बना लेंगे। r जब हमारा 0 हो, जब हमारा 1 हो, जब हमारा 2 हो। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ r बराबर 0। इसके लिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी? मैं यहाँ पर लिखता हूँ a बराबर में b, यहाँ पर हमारा क्या है? bq जमा में r। तो b का मान हमें हमेशा रखना है 3, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, q हमारा एज इट इज़ और जमा में r का मान कितना है? यहाँ पर 0 के लिए लिख रहे हैं, तो r हो जाएगा हमारा 0। बिल्कुल इसी तरह से जब हमारा r बराबर में 1 हो, ये हमारा फर्स्ट केस है।
ये वाला हमारा फर्स्ट केस है, यहाँ पर लिखता हूँ फर्स्ट, ठीक है। इसी तरह से सेकंड केस है ये हमारा, ये हो गया हमारा सेकंड केस, जब हमारा r का मान 1 है। तो इस कंडीशन में हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, इक्वेशन क्या हो जाएगी हमारी, a बराबर में 3q जमा में r का मान अब हमारा हमने कितना लिया है 1, तो यहाँ पर r की जगह पर आ जाएगा 1। बिल्कुल इसी तरह से हमारी थर्ड कंडीशन आएगी। थर्ड कंडीशन में, थर्ड यानी कि तीसरी कंडीशन में r बराबर रखेंगे हम 2। हमने यहाँ पर r के 3 मान रखे हैं ना, 0 1 2, 0 यहाँ पर रखा, 1 यहाँ पर रखा। अब 2 के मान के लिए हमारी इक्वेशन क्या बनेगी, a बराबर में 3q जमा में r यानी कि 2। ये हमारी 3 इक्वेशन बनती हैं। अब इन तीनों इक्वेशन का हमें घन करना है, क्वेश्चन में हमें घन करने के लिए बोला गया है। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले केस को देखते हैं। इस वाले पार्ट को सबसे पहले सोल्व करते हैं, a का घन करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिखा a का घन यानी कि a पे मैंने पावर यानी कि घात लगा दी 3। ये जो यहाँ पर मैंने 3 लगाया है, घात लगाई है 3, इसी का अर्थ होता है घन। a का घन किया, बराबर में यहाँ पर बराबर का साइन लगाऊंगा, बराबर में यहाँ पर क्या है 3q जमा में 0। 3q में हम 0 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 3q ही रहेगा। और हमने यहाँ पर a पे घात लगाई है 3, तो 3q जो है हमारा इस पे भी घात लगेगी, जितनी हमने a पे लगाई है उतनी ही a के मान पे भी लगेगी। सो यहाँ पर भी आ जाएगा 3। अब इसे सोल्व करेंगे, 3q की घात है यहाँ पर, 3q की घात 3 यानी कि घन कर दिया हमने इसका। सोल्व करने पर क्या होगा, 3 की घात 3, जब इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा, 3 को 3 से ही आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 3 बार। 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, गुना करेंगे तो आ जाएगा 9, 9 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 27। 3 की घात 3 ये हो जाएगा 27, और q पर घात 3 लगेगी तो आ जाएगा q, और यहाँ पर ये 3 एज इट इज। अब यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं, 27 के पहाड़े में, सॉरी 9 के पहाड़े में 27 आता है, हमें क्या चाहिए 9 चाहिए है। तो इसमें से 27q की घात 3, इसमें से हम 9 कॉमन लेंगे। 9 के पहाड़े में 27 आता है, तो यहाँ पर मैं 9 लिख लेता हूँ। कितने पर आता है, 3 पर। 9 तिये 27 और q हमारा एज इट इज, इसकी घात 3 एज इट इज, ब्रैकेट कर देंगे बंद। जो ब्रैकेट के अंदर हमारा मान आया है 3q घात 3, इसको मान लूंगा मैं m, ठीक है। यहाँ पर कोमा लगा के लिखता हूँ, m बराबर में 3q की घात 3। इसकी जगह पर इस ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारी वैल्यू है इसको मैंने m मान लिया, यानी इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर मैं m लिख सकता हूँ। तो हमारा मान क्या आएगा, 9 ऐसा का ऐसा आ जाएगा, और ब्रैकेट की जगह पर आ जाएगा m, यानी a की घात 3, यानी कि a का जब मैं घन करता हूँ तो मुझे क्या प्राप्त होता है, 9m। यही मुझे दर्शाना है, यहाँ पर 9m हमने दर्शा दिया। बिल्कुल इसी तरह से सेकंड वाले केस को सोल्व करेंगे। ये हमारा सेकंड वाला केस है, नीचे सोल्व करते हैं इसे। इक्वेशन क्या है हमारी, यहाँ पर सेकंड वाला केस लिख लेते हैं। यहाँ पर सेकंड केस इक्वेशन है हमारी यहाँ पर, a बराबर में 3q जमा में 1। a का घन करता हूँ मैं, तो इसकी वैल्यू का भी हो जाएगा घन, यानी कि इस पे पावर लग जाएगी, घात लग जाएगी 3। अब इसका फॉर्मूला क्या, ये एक फॉर्मूले की फॉर्म में आ गया, इस पे हम एक फॉर्मूला लगा सकते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर लिख देता हूँ, a जमा में b इसकी घात 3 जब होती है, इसको सोल्व करने पर, इसके खोलने पर क्या मिलेगा हमें, a की घात 3 जमा में 3a की घात 2b, फिर जमा में 3a b की घात 2, और उसके बाद जमा में b की घात 3। ये फॉर्मूला होता है जो आपने कक्षा 9वीं में पढ़ा होगा, सीखा होगा। इसको इस पे 3q जमा 1 की घात 3, इस पे हम यही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर देंगे, लगा देंगे। तो सोल्व करते हैं इसे। सोल्व करने पर सबसे पहले क्या करना होगा, 3q है, इसकी घात आएगी 3, फिर जमा का निशान आएगा, 3 आ जाएगा। 3 के साथ यहाँ पर क्या है, a स्क्वायर b, a की घात 2 और b। तो यहाँ पर a हमारा है 3q, ब्रैकेट लगा के लिखता हूँ यहाँ पर 3q, इसकी घात होगी 2, उसके बाद b
बी का मान कितना है हमारा, यहाँ पर है 1, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 1। उसके बाद फिर से जमा का निशान लगाता हूँ। इसके बाद क्या है 3a b की घात 2, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 3, a हमारा है 1, सॉरी a हमारा 1 नहीं है, a का मान हमारा यहाँ पर कितना है 3q, तो ये आ जाएगा हमारा 3q। ब्रैकेट लगाता हूँ। इसके बाद b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर हो जाएगा और जमा में b की यहाँ पर घात है 3, b का घन, b का मान 1 है तो 1 का हो जाएगा घन। अब इसे सोल्व करेंगे, बिल्कुल आसान है, 3q की क्यूब, इसे सोल्व करेंगे तो आ जाएगा हमारा 27q की घात 3 जमा में यहाँ पर कितना है, यहाँ पर भी बिल्कुल सेम आएगा। सबसे पहले जो ये हमारा 3 है इसकी घात है 2, यानी कि 3 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 9, 9 को यहाँ पर 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 27, यहाँ पर आ जाएगा हमारा 27। उसके बाद जो हमारा ये q है इस पे भी ये घात 2 लगेगी तो आ जाएगा q की घात 2, और एक जो हमारा ये है ये एक इसमें गुना होगा 3q, मतलब इस 27q स्क्वायर में जब एक गुना करेंगे तो ये ऐसा का ऐसा रहेगा, इसमें कोई भी अंतर नहीं आएगा। इसके बाद आगे को सोल्व करते हैं, जमा का निशान लगाएंगे। 3 को मैं 3 से गुना करूँगा, 3 को 3 से गुना करने पर हो जाएगा 9, 9 को मैं 1 की घात 2 से गुना करूँगा, 1 की घात 2 1 ही होगा, और 9 को 1 से गुना करूँगा तो 9 हो जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 और q हमारा एज इट इज़। इसके बाद प्लस का साइन लगाऊंगा, यहाँ पर है 1 की घात 3, 1 की घात 1 पे कितनी भी बार घात लगा लो हमेशा 1 ही रहेगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1। अब आप यहाँ पर ध्यान से देखो, स्टार्टिंग से यहाँ से लेके यहाँ तक देखो 27, उसके बाद फिर से आता है 27 और फिर आता है 9, यानी हमें 27, इस 27 और इस 9 में से 9 को उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले सकते हैं। ले लेते हैं कॉमन ले लेते हैं, इसे थोड़ा सा ऊपर करता हूँ पहले। कॉमन लेने पर क्या आएगा, 9 मैं कॉमन ले लेता हूँ, उभयनिष्ठ रख लेता हूँ, तो यहाँ पर बचेगा क्या, इस 27 में से मैंने 9 को उभयनिष्ठ ले लिया तो 9 के पहाड़े में 27 आता है 3 पर, और q की घात 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा। प्लस का साइन लगाऊंगा, यहाँ पर है 27q स्क्वायर, इसमें से 9 उभयनिष्ठ ले लूंगा तो 9 के पहाड़े में 27 आता है 3 पर, q की घात 2 हमारा एज इट इज। इसके बाद जमा का निशान लगाता हूँ, यहाँ पर है 9q, इस 9q में से 9 मैं उभयनिष्ठ ले चुका हूँ तो बचेगा यहाँ पर q, और ब्रैकेट में लगा दूंगा। मैंने क्या किया, इन सभी टर्म्स में से जिन जिन के नीचे लाइन लगाई है इन सभी टर्म्स में से मैंने 9 को उभयनिष्ठ ले लिया, बचा हमारा जमा का 1, इसे ऐसा का ऐसा लिख दूंगा, यह आ गया हमारा जमा का 1। अब यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, बराबर में साइन लगाता हूँ, 9 आ जाएगा। जो भी हमारा ब्रैकेट के अंदर है, ये वाला पार्ट जो भी ब्रैकेट के अंदर है इसे मान लेता हूँ मैं m, ठीक है। तो इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर मैं m लिख देता हूँ, ये आ जाएगा m पूरे ब्रैकेट की जगह, और इस पूरे ब्रैकेट के बाद क्या है यहाँ पर जमा का m, वो यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, ये आ गया हमारा जमा का 1, सॉरी m नहीं है ये, जमा का 1 है, ये यहाँ पर एज इट इज आ गया। यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ m बराबर में 3q की घात 3 जमा में 3q की घात 2 और जमा में q, ये हमने m बराबर रख दिया। m बराबर रख दिया तो इस पूरे पार्ट की जगह, ब्रैकेट की जगह यहाँ पर m आ गया और जमा का 1 यहाँ पर एज इट इज आ गया। हमारा पहले केस में 9m आ गया, दूसरे केस में 9m जमा 1 आ गया। अभी हमारा तीसरा केस भी हमें देखना है। तीसरे केस में क्या है, यहाँ पर देखो a बराबर 3q जमा में 2, इसे भी सोल्व करते हैं। यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अगले वाले पेज पर ही लिख लेता हूँ। ये क्या था हमारा थर्ड केस। तीसरे केस में हमारा क्या था, a बराबर में 3q जमा में 2, हमें घन करना है। a पे 3 लगाता हूँ तो इसकी जो वैल्यू है इस पे भी घात लग जाएगी 3, इस पे भी बिल्कुल वही फॉर्मूला अप्लाई मैं करूँगा, ये वाला फॉर्मूला ही यहाँ पर भी अप्लाई किया जाएगा। a जमा में b की पावर 3, यही फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। सो सोल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले क्या करना है, फॉर्मूला आपको अप्लाई करना आता ही होगा ना, इस पे कर देता हूँ प्लस में,
यहाँ पर लिखता हूँ मैं 3, इसके बाद ब्रैकेट में आ जाएगा 3q, इसकी घात लगा देंगे 2, इसके बाद आ जाएगा यहाँ पर गुना में 2, फिर से जमा का निशान लगाऊंगा, यहाँ पर आ जाएगा 3, ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा 3q, इस पर कोई घात नहीं लगेगी, अब घात लगेगी 2 पे, इसके बाद जमा का निशान लगाऊंगा। आखिरी में क्या करना है, हमें जो हमारा b होता है, b का मान होता है, उसकी घात 3 करनी होती है, यानी कि आ जाएगी 2 की घात 3। सोल्व करते हैं इसे, 3q है, इसकी घात 3 है, 3 की घात 3 क्या होता है 27, और q की घात 3 हमारी एज इट इज़, जमा का निशान लगाऊंगा। यहाँ पर इस 3 की घात 2 है, तो 3 को 3 से गुना करने पर आ जाएगा 9, 9 को 3 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 27, उसके बाद 27 को इस 2 से गुना करेंगे तो आ जाएगा 54, यहाँ पर आ जाएगा 54, और इसके बाद बचता क्या है, यहाँ पर ये वाला q बचता है, इस q की घात ये 2 होगी तो आ जाएगा q का स्क्वायर, यानी कि q की घात 2। इसके बाद जमा का निशान लगाता हूँ। यहाँ पर देखो, सबसे पहले 2 की घात 2, 2 को 2 से गुना करेंगे आ जाएगा 4, 4 को इस 3 से गुना करूँगा तो हो जाएगा 4 तिये 12, 12 को इस 3 से गुना करूँगा तो आ जाएगा 36, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारा 36। इसके अलावा बचा क्या है, ये वाला q बचा है, तो इस वाले q को यहाँ पर एज इट इज़ लिख देंगे, ये आ गया हमारा q। जमा में 2 की घात 3, 2 को आपस में 2 से ही 3 बार गुना करना है, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, तो इस 2 की घात 3 की जगह पर आ जाएगा 8। अब क्या करना है, देखो 9 के पहाड़े में कहाँ तक संख्याएं आती है, 9 के पहाड़े में 27 भी आता है, 9 के पहाड़े में 54 भी आता है, 9 के पहाड़े में 36 भी आता है। तो इन शुरुआत वाली 3 टर्म्स में से मैं 9 उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लूँगा। यहाँ पर मैं 9 कॉमन लूँगा, बचेगा क्या गाइज, यहाँ पर 9 के पहाड़े में 27 कितने पे आता है 3 पे, उसके बाद q की पावर 3 यानी कि q की घात 3, ये हमारा एज इट इज़ आ जाएगा। इसके बाद जमा का साइन लगाऊंगा, यहाँ पर है 54, 9 के पहाड़े में 54 कितने पे आता है, 9 के पहाड़े को 6 तक लेकर जाने पर आएगा 54, तो यहाँ पर 9 उभयनिष्ठ लेने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 6, और जो हमारा q की घात 2 है ये एज इट इज़ आ जाएगा। फिर से जमा का साइन लगाऊंगा, यहाँ पर है 36, 9 के पहाड़े में 36 कब आता है 4 पर, इस 36 में से 9 उभयनिष्ठ यानी कि कॉमन ले लूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा 4, और इसके साथ में ये वाला q एज इट इज़, ब्रैकेट कर देंगे बंद, और जमा का 8 आ जाएगा हमारा एज इट इज़। अब आप ध्यान से देखो, ब्रैकेट के अंदर जो भी हमारा मान है इसको हम मान लेंगे m, तो हमारा आंसर क्या आएगा 9 आ जाएगा। जो ये ब्रैकेट है इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर मैं m लिख देता हूँ, ठीक है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 9 के साथ m इस पूरे ब्रैकेट की जगह पर, और उसके अलावा क्या बचेगा, जमा का 8 यहाँ पर लिख देता हूँ, यह आ गया हमारा जमा का 8। यहाँ पर ये भी लिख देता हूँ m बराबर में, m का मान हमारा क्या है, इस पूरे ब्रैकेट को हमने m मान लिया जो भी इसके अंदर दिया गया है, तो m बराबर में यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 3q की घात 3 जमा में 6q की घात 2 जमा में 4 और q, ये हमारा m का मान है। तो हमने तीनों कंडीशन में क्या देखा कि जो भी हमारा धनात्मक पूर्णांक है जब हम उसका घन करते हैं तो हमारा 9m मिलता है, उसके बाद हमें 9m जमा में 1 मिलता है, और आखिरी में 9m जमा में 8 मिलता है। यही हमें दर्शाना था। क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। लेकिन मैंने आपको कहा था कि हमने b का मान, जो हमारा ये b बराबर 3 है, इस 3 की जगह पर 9 क्यों नहीं रखा, हमें 9 रखना चाहिए था ना, तो मैंने 3 क्यों रखा। देखो क्वेश्चन को छोटा करने के लिए ये किया गया था। यहाँ पर 9 है, 3 के पहाड़े में 9 आता है, तो यहाँ पर हम 3 रख सकते हैं। मान लीजिए जहाँ पर भी हमें 9 दिया गया है, यहाँ पर हमें अगर 4 दिया होता तो उस 4 की जगह पर हम 2 रख सकते थे, क्योंकि 2 के पहाड़े में 4 आता है। ठीक है, इस तरह से हम क्वेश्चन को छोटा कर सकते हैं। अगर मान लो यहाँ पर मैं 3 की जगह पर 9 रखता तो हमारा r का मान कितना हो जाता, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक हमारा मान जाता, और 8 या 9 हमारे केस बनते। अभी हमारे r के 0 1 और 2 ये हमारे मान थे, तो सिर्फ हमारी 3 ही कंडीशन हुई। अगर r का मान 8 तक जाता तो हमारी कुल 9 कंडीशन होती, 9 केस बनते और क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता।
तो ये हमने दर्शा दिया है यहाँ पर कि जो भी हमारा धनात्मक पूर्णांक a है, जब हम उसका घन करेंगे तो वो 9m या फिर 9m जमा 1 या फिर 9m जमा 8 के रूप का होगा। लास्ट में यहाँ पर लिख भी देंगे धनात्मक पूर्णांक का घन 9m जमा 1 या फिर 9m जमा 8 के रूप का होता है। यही हमें दर्शाना था, यहाँ पर हमने ये दर्शा दिया है। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था। अगर समझ नहीं आया है तो एक बार दोबारा से देख लो इस क्वेश्चन को, बिल्कुल अच्छी तरह से समझ आएगा और एक बार खुद से सॉल्व करने का ट्राई करो गाइज। ठीक है।